देखिए 12th का जो VVI 1 नंबर और 2 नंबर या 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जो 1 फरवरी को इंटरमीडिएट के छात्रों का जो आने वाला है, उसको संभावित आने वाला क्वेश्चन VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम बताएंगे। और उसको सभी विद्यार्थी, जितना 1 फरवरी को एग्जामिनेशन देना है बायोलॉजी का स्टूडेंट, सभी लोग अच्छी तरह से याद रखें। मैं बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा और सिर्फ इसको एक बार देख लेना है, ध्यानपूर्वक इसको याद रहेगा। यहां पर जो बताया गया है वो एमनियोसेंटियासिस है। एमनियोसेंटियासिस क्या है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। ये बिल्कुल आसान तरीका से है। एमनियोसेंटियासिस ये जो है एक तकनीक है या एक प्रोसेस विधि है, जिसके अंतर्गत मादाओं के गर्भ में पल रहे बच्चों में अगर जांचों उपरांत अगर किसी प्रकार का दोष पाया जाता है, तो इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है कि एमनियोसेंटियासिस का इंजेक्शन लगाकर मादाओं के गर्भ में भ्रूण की हत्या कर देने को उसको मार दिया जाता है, क्योंकि ये आनुवांशिक रोग है। जन्म के पश्चात भी इस रोग के अंतर्गत सही और सुचारू रूप से बच्चा जीवित नहीं रहेगा। दूसरा देखते हैं हम कि ट्यूनिका अल्बुजिनिया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VVI, जो 1 फरवरी को आने वाला क्वेश्चन है। वो ट्यूनिका अल्बुजिनिया क्या है, तो ये जो वृषण है, जो पुरुषों में पाया जाता है, अंडाशय है जो मादाओं में पाया जाता है। तो जो ट्यूनिका अल्बुजिनिया, जो कनेक्टिव टिश्यू, जो संयोजी उत्तक के आवरण से ढका हुआ रहता है, उसको हम ट्यूनिका अल्बुजिनिया कहते हैं। इंगुइना हर्निया ये पुरुषों में होने वाला रोग है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंगुइनल हर्निया क्या है, तो इंगुइनल हर्निया पुरुषों में होता है। कभी कभी किसी कारणवश आंत का कोई पार्ट या हिस्सा इंगुइनल नाल के माध्यम से वृषण कोश में उतर आता है, उसको इंगुइनल हर्निया कहते हैं। इससे पुरुषों में पेन प्रॉब्लम होता है और इसको ठीक करने के लिए हम चिकित्सा के लिए बाई ऑपरेशन, जो सर्जिकल मेथड है, उसके द्वारा उसको काट कर निकाल दिया जाता है और उसको ठीक कर दिया जाता है। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि इकोसिस्टम। इस साल आने वाला इकोसिस्टम में से एक भी प्रश्न जरूर आएगा, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी। सबसे पहले हम इकोलॉजी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इकोलॉजी है क्या। और इकोलॉजी का जो सबसे पहले मैंने प्रपोज करने वाला जो वैज्ञानिक था वो एच रेटर था। तो जीव और उसके बाह्य वातावरण के संबंध को इकोलॉजी कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों के मिलने से बना है, आइकस और लोगोस। ये 2 शब्द जो है, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन और आइकस का अर्थ होता है घर, यानी जो जीवन का अध्ययन होता है, जो जीव का जो घर होता है, उसको हम आइकस कहते हैं। तो इकोसिस्टम क्या है, इसी को जानकारी प्राप्त करना है। तो जीव और उसके बाह्य वातावरण के संबंध को हम जो है पारिस्थितिकी कहते हैं। और पारिस्थितिकी जिस तंत्र से जुड़ा रहता है, भिन्न भिन्न प्रकार के तंत्रों से, जैसे मान लिया जाए कि कोई फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो जंगल का है, उसमें जो जीव है और उसके विभिन्न प्रकार के तंत्रों से जुड़ा रहता है। जैसे ये घास है और हिरन है, बाघ, शेर या चीता है, एक दूसरे से आहार श्रृंखला के अंतर्गत जुड़े रहते हैं। अब ये टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम का जो प्रकार होता है, तो मुख्य रूप से इकोसिस्टम 2 प्रकार के होते हैं। एक बायोटिक इकोसिस्टम बोलते हैं, एक बोलते हैं एबायोटिक इकोसिस्टम। तो बायोटिक इकोसिस्टम में जैविक अपघटन होता है, जो जीवित है उनके बारे में जानकारी। अजैव अपघटन भी होता है, जो एबायोटिक इकोसिस्टम होता है। तो इस तरह से हम अगला जो उसका रचना के दृष्टिकोण से होता है, कुछ बनावट के दृष्टिकोण से होता है। तो अगला जो होता है एक मैन मेड इकोसिस्टम, तो मनुष्य द्वारा जिसका निर्माण किया जाता है, जिसको आर्टिफिशियल भी बोलते हैं। जैसे मछली घर, मछली को कृत्रिम रूप से पालना, कृषि को फॉर्म में जो है उसको उगाना। और दूसरा जो नेचुरल इकोसिस्टम, जिसको हम बोलते हैं गॉड मेड इकोसिस्टम, जैसे ये पर्वत है, पहाड़ है, या वो देखते हैं कि वो समुद्र, सागर, महासागर है। अब हम देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी,
ये टेस्ट ट्यूब बेबी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी ये क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो है माने मादा में जो हम देखते हैं कि गर्भाशय भी होता है और अंडाशय भी होता है, लेकिन अंडवाहिनी इसमें विकृत हो जाता है, या पुरुषों में जो है शुक्राणु बहुत कम बनता है या नहीं बन पाता है। तो वैसी परिस्थिति में इसको हिंदी में कहते हैं परखनली शिशु। माने क्या है, तो माने कहने का मतलब यह है कि परखनली शिशु के अंतर्गत दाता स्त्री से जो है अंडाशय ग्रहण किया जाता है और फिर दाता पुरुष से जो है ये शुक्राणु ग्रहण कर लिया जाता है, और दोनों को जो है माने एक विशेषज्ञ द्वारा जो है इसको एक ट्यूब में रखकर निषेचित कराया जाता है, और फिर निषेचन के बाद जो है मादाओं के गर्भ में जो है स्थानांतरित कर देने को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक चैप्टर है। तो बायोटेक्नोलॉजी इज ए टाइप ऑफ इंडस्ट्री, यानी बायोटेक्नोलॉजी एक प्रकार का उद्योग है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उन्नत किस्म के नस्ल वाले जो देखते हैं पशुओं को, जो हम हाइब्रिडाइजेशन टाइप का जो पशु है, जैसे संकरण विधि के से कराकर उसको जो है अधिक दूध उत्पादन, मांस उत्पादन, अंडा का उत्पादन किया जाता है। मत्स्यिकी का भी प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है, और जैसे मान लिया जाए कि विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविकों का निर्माण किया जाता है, जैसे टेरामाइसिन है, नियोमाइसिन है, निवोमाइसिन है और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है। सबसे पहला प्रतिजैविकों का निर्माण जो किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, तो ये प्रतिजैविक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। इन सारे चीजों का उत्पादन जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किया जाता है, और इससे हमें विभिन्न प्रकार के टीकाओं का भी खोज किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी के बाद बायोडाइवर्सिटी आता है, जिसको हम कहते हैं जैव विविधता। जो जीवों में विविधता पाई जाती है, यानी इस पृथ्वी पर जितने भी जीव है सभी भिन्न भिन्न प्रकार का होना प्राकृतिक द्वारा आवश्यक है, क्योंकि सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर करने का काम करता है। जैसे आहार श्रृंखला के अंतर्गत जो जंगलों का आहार श्रृंखला है कि घास को खाने का काम हिरण करता है और हिरण को खाने का काम बाघ, शेर और चीता करता है, उसी तरह से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और यह 3 प्रकार का होता है। ये आपको बायोडाइवर्सिटी, एक को कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरे को कहते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तीसरे को कहते हैं स्पेसीज डाइवर्सिटी। तो जैसे जो जातीय विविधता है, जातीय आधार पर होता है, और फिर जो है आनुवांशिकी के आधार पर या आनुवांशिक विविधता होता है, फिर पारिस्थितिक विविधता आता है। अब हम देखते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इन सारे प्रश्नों में एक इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। जैसे पर्यावरण जो प्रदूषण होता है, तो प्रदूषण के बारे में हम सभी पहले से भी परिचित है कि पर्यावरण में जो अवांछित पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है या गंदे पदार्थ पाए जाते हैं उसको प्रदूषण कहते हैं। जो जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, रेडियो धर्मी प्रदूषण है या विभिन्न प्रकार के प्रदूषण है, तो इसको विशेषज्ञों द्वारा, पर्यावरणविद द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा ये निर्देशित दिया गया है कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो इसके लिए कनाडा में एक जगह है जो मॉन्ट्रियल नाम का जगह है, वहां पर सारे पर्यावरणविद वहां पर जमा हुए, कहे कि नहीं, विश्व में जो है माने आपको वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया जाए कि माने कम संख्या में चले, और उद्योग पर प्रतिबंध लगाया जाए, या धुआं रहित का माने मोटरसाइकिल, बस, ट्रक का आविष्कार किया जाए। जो इस पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है उसको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम सभी जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं जनन या प्रजनन, तो ये रिप्रोडक्शन जो होता है ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होता है। तो ये एक लैंगिक जनन है। तो लैंगिक जनन किसको कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं जिसमें 2 प्रकार के विपरीत लिंग जनन और प्रजनन की क्रिया में भाग लेता है, जबकि एक ही प्रकार के जनक से जो जीव उत्पन्न होता है उसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो लैंगिक जनन में जैसे आदमी गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, गीदड़, हाथी में होता है। अलैंगिक जनन में अब जैसे एक ही प्रकार के गैमिट्स भाग लेते हैं, तो वैसी परिस्थिति में एक ही प्रकार के गैमिट्स में जो हम देखते हैं कि जैसे हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है, ईस्ट में अलैंगिक जनन होता है मुकुलन द्वारा, अमीबा में होता है, और पैरामीशियम में जो है द्विखंडन द्वारा होता है। एक से
जो है ये विषाणु जनित रोग है, इतना खतरनाक है जो आज के युवा पीढ़ी इसके बारे में नहीं जानते हैं और एक दूसरे से शारीरिक संबंध बना लेते हैं। ये काफी भूल चूक करने के बाद ये बड़ा खतरनाक है। तो एड्स एक जानलेवा यौन संचारित खतरनाक रोग है, विषाणु जनित है, जिससे बचना ही इसका इलाज है। दूसरा, अब तक इस धरती पर WHO के अंतर्गत कोई भी इसके बारे में दवा नहीं अभी तक आई है, इसलिए एड्स के बारे में जानते हैं। एड्स का जो संचरण होता है वो कैसे होता है? बाय द सेक्सुअल, माने एक दूसरे से अगर सेक्स की प्रतिक्रिया के अनुसार अगर करता है। बाय द इंजेक्शन, अगर एड्स वाले रोगी को इंजेक्शन लगा दिया जाए, उसी से दूसरे को लगा दिया जाए तो उससे ये होने का काम करता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जीव विज्ञान के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे महान वैज्ञानिक थे वो लामार्क और डार्विन आते हैं। तो यह लामार्क और डार्विन ने क्रम विकासवाद और जैव विकासवाद को महत्वपूर्ण भूमिका देने का काम किया। अब लामार्कवाद किसे कहते हैं या लामार्किज्म? तो लामार्कवाद, लामार्क ने अपनी पुस्तक द फिलोसफिक जूलॉजी में जीनवाद को प्रस्तुत किया कि जीवों का विकास किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, ये विवेचना के प्रश्न को बनाने का काम किया। और इन्होंने और उपयोग और अनुपयोग का ये सिद्धांत दिया कि जीव अगर जिस शरीर के अंगों का उपयोग करेगा वह सही सुचारू रूप से काम करेगा, जो अगर नहीं उपयोग करेगा तो उसका नाश भी हो सकता है। उसी तरह से डार्विनिज्म है। तो डार्विन ने अपने क्रम विकास और जैव विकासवाद के लिए द स्पीशीज ऑफ ओरिजिन नामक पुस्तक का आविष्कार किया। अब यहाँ पर देखते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री भी एक चैप्टर है जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसको हिंदी में कहते हैं पशुपालन। पशुपालन है क्या? तो पशुओं के रख रखाव और उसके पालने और प्रजनन और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्राप्त करने को पशुपालन कहते हैं। भारत में गाय और भैंस की 32 प्रजाति है, जिसमें गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बॉस इंडिकस है। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बॉस बुबलस है। और गाय की प्रजाति में जैसे करन स्विस और साहिवाल जो है उन्नत किस्म के नस्ल वाले हैं, ये अधिक दूध उत्पादन देती है, 30 से 35 लीटर तक देती है। फिर भैंस की है मुर्रा है, सुरती है, हरियाणवी है और जफराबादी है। इसमें सबसे ज्यादा मुर्राह नाम के भैंस का ये दुग्ध उत्पादन देने की क्षमता बरकरार रहती है। इन सारे प्रश्नों में जो हम एक चीज बताना चाहते हैं कि बंगाल का आतंक किसको कहते हैं? तो ये बंगाल का आतंक या बंगाल का महाविपत्ति जो है इसको कहा जाता है। आपको बता दें कि माने ये जलकुंभी को, क्योंकि जल में जो घुलित ऑक्सीजन है सभी जीव ग्रहण कर लेते हैं, ये सारे पोषक तत्वों को ये जलकुंभी ग्रहण करने का काम करता है। एक अंतिम प्रश्न मैं बता रहा हूं, सेब को आभासी फल, कूट फल या मिथ्या फल क्यों कहते हैं या झूठ फल? इसलिए कि सेब के फल के निर्माण में पुष्पासन की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए सेब को आभासी फल या कूट फल या मिथ्या फल कहते हैं। और इन पर सारे प्रश्नों को अगर गौर से पढ़ा जाए और थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए तो बच्चे के लिए बिल्कुल आसान होगा और 1 फरवरी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।